पॉलिटिक्स है। बट पॉलिटिक्स कभी मेरे सर पे, शुक्र है भगवान ने बड़ी मेहर रखी कि मेरे सर पे नहीं चढ़ी। मूवीज में आज हम देखने को मिलता है कि हाँ, पॉलिटिशियन का लड़का है तो कुछ ना कुछ आपको लगता है टेशन मुझे देख के कि टेशन मैं नहीं उसका नहीं कुछ टेशन अलग होता है। नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि बड़े नॉर्मल तरीके से हम रहते हैं। जब इलेक्शंस हम कुछ भी बैनर हम देखते हैं वहाँ वीरेंद्र शाह जी नाम आता है। हाँ जी, बट उनका नेम जो पॉपुलर है वो बुल्ले शाह जी है। बिल्कुल। वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े मुद्दे की, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आज इतना हॉट टॉपिक क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि अब इसमें देश के यूथ की एंट्री हो चुकी है। आज हमारे साथ भी एक ऐसे युवा चेहरा जुड़े हैं, मिस्टर विपुल शाह जी। और पानीपत वालों के लिए इनका इंट्रो देना व्यर्थ होगा, क्योंकि बच्चा बच्चा भी शाह फैमिली से अच्छी तरह से परिचित है। और शाह फैमिली में जो सबसे ज्यादा नाम फेमस है, बुल्ले शाह जी। चलिए जानते हैं आज शाह फैमिली की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सबसे पहले विपुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी और मच। शुरू करने से पहले एक बहुत जिज्ञासा है जानने की कि जी, जब मेरी टीम ने मुझे बताया कि विपुल जी के साथ पॉडकास्ट करना है, जी, तो मेरे माइंड में एक पॉलिटिशियन वाली परसेप्शन थी कि जी, मैं एक पॉलिटिशियन के साथ मिलने जा रहा हूँ। जी, बट जब मैं आपसे मिला और जब बातें की, तो मुझे ना एक बहुत सिंपलिसिटी नजर आई और मुझे एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी लगी। जबकि आपके लिए वो डायलॉग बहुत फिट बैठता है, भगवान का दिया दौलत है शोहरत है। तो इतनी चीजें होने के बावजूद एक रिच फैमिली बैकग्राउंड होने के बाद भी आप में वो इतनी सिंपलिसिटी कैसे है? इसके दो कारण हो सकते हैं। कि एक कारण हो सकता है कि शाह फैमिली की खासियत है। दूसरा ऐसा है कि आपको एज अ पॉलिटिशियन होने की वजह से आप ये शो करना पड़ता है। दोनों में से क्या है? देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ शो करना पड़ता है। दो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे आपने कहा। हम्म। हमारा पहलू एक ही है कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं। उसी वजह से आज जो हमारा नाम है, जो इस खानदान का नाम है, जो मेरे फादर का, मेरे ग्रैंडफादर का जो नाम रहा है, वो इसी वजह से रहा है कि हम लोगों ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। हम्म। तो हम जैसे हैं सबके सामने हैं, वैसे ही हैं, पर्दे के आगे भी पर्दे के पीछे भी। तो शाह फैमिली में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अभी पता लगी है, तो वो जी, हम थोड़ा बाद में आएंगे। तो आपकी लाइक स्कूलिंग और कॉलेज जो टाइम था वो कहाँ से शुरुआत है, कहाँ से हुई? मैं पानीपत में, मैं दिल्ली पैदा हुआ था और पानीपत हमारे को लाया गया और हम पानीपत में पले बड़े। मेरी स्कूलिंग बाल विकास की है, जो मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है। आई थिंक इट इज स्टिल डेट द बेस्ट स्कूल दैट पानीपत हैज। एंड बाल विकास के बाद मैं बीच में थोड़ा सा टाइम सेंट जॉर्जेस चला गया था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सेंट जॉर्जेस भेज दिया बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि थोड़ा शरारती था और वो आई थिंक जायज़ है हर हम्म। बच्चे का बिल्कुल। बचपन में शरारत करना। मुझे बोर्डिंग भेज दिया गया, बट मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाया। मैं बड़ा होम सिक रहता था। तो मैं 3-4 महीने बाद ही वापस बाल विकास आ गया। फिर मैंने अपनी 12th बाल विकास से कंप्लीट करी। आई वाज़ नेवर अ स्टूडियस किड। मैं बहुत पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट मुझे पता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। स्कूलिंग के बाद फिर मैं गुड़गाँव चला गया, ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी बीबीए कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैं, माय पेरेंट्स वांटेड कि थोड़ा सा और पढ़ जाए, तो मेरे को फिर नॉटिंघम भेज दिया गया, व्हिच इज़ इन लंदन, नियर लंदन। हम्म। तो मैं वहाँ चला गया डिप्लोमा कोर्स करने के लिए। फिर 2013 में मैं गया था अपनी कॉलेज पूरा करके। फिर मैं 14 में जनवरी फिर वापस आ गया मैं 2014 में। मैं नहीं कर पाया अपना कोर्स पूरा, क्योंकि इलेक्शंस आ गए। वी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि पापा को मिल गई, टिकट मिल गई। और कोई ऐसे इंस्टेंसेस हो गए कि पापा को लड़ना पड़ा, तो पापा लड़े, तो मैं वापस आ गया। तो फिर जब वापस आया तो फिर मैं वापस लंदन नहीं जा पाया। हम्म। सुना है आपका कॉलेज ड्रॉप आउट भी हो? हाँ, मैं आपको बता तो रहा हूँ, 2014 में जब मैं डिप्लोमा में मैं गया था कॉलेज, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी करी, बट जो मैं अपना डिप्लोमा कोर्स के लिए गया था 1 साल के लिए, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आप मेरे को कह सकते हो कि हाँ, ग्रेजुएशन पूरी करके मैं अपना डिप्लोमा ड्रॉप आउट हूँ। यस, यू कैन से दैट।
माइंड में उस टाइम था कि मैं एक पॉलिटिशियन फैमिली से हूँ, तो कहीं न कहीं वो इफ़ेक्ट था? नहीं, इफ़ेक्ट क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तब से ही आज तक भी हमारे फैमिली के अंदर एक पॉलिटिक्स तो आती हुँ। है ही मतलब मेरे खून के अंदर पॉलिटिक्स है या फिर हमारे पूरी जीन्स के अंदर पॉलिटिक्स है। बट पॉलिटिक्स कभी मेरे सर पे, शुक्र है भगवान ने बड़ी मेहर रखी कि मेरे सर पे नहीं चढ़ी। मूवीज़ में आज हम देखने को मिलता है कि ये हाँ, पॉलिटिशियन का लड़का है, तो कुछ ना कुछ आपको लगता है मुझे देख के कि टेशन मैं नहीं उसका नहीं कुछ टेशन अलग होता है। नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं सच्ची बता रहा हूँ कि बड़े नॉर्मल तरीके से हम रहते हैं। और हमारे कोई भी मेरे को नहीं लगता, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, कोई इस शहर में या हो या किसी कहीं और हमारे को कोई पहचानता हो, तो कोई ये कह सकता है कि हम पॉलिटिकल लोग हैं। और मेरे फादर तो कई बार कह देते हैं कि शाह साहब की हम पॉलिटिकल लोग ही नहीं हैं, हम तो सिर्फ सेवा करने आए हैं, विच इज ट्रू एक्चुअली। हुँ। पॉलिटिक्स इज डिफरेंट। हमारा हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो एज पॉलिटिशियन कम और सेवा भाव से हम ज़्यादा करते हैं। और शायद उसी वजह से हम लगभग 5-6 डेकेड्स हो गए हैं, 50-60 साल हो गए हैं कि हमारी फैमिली इस काम में है, इस धर्म में है कि हमारे को पानीपत की जनता की सेवा करने का बार-बार अवसर मिलता रहता है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई चीज़ करने का डर लगा हो या आपको लगा हो कि मैं अगर ये चीज़ करूँगा तो हो सकता है शाह फैमिली ने इतनी इज़्ज़त बनाई है, कहीं इमेज पे इफ़ेक्ट ना आ जाए, कोई काम करने से चूके हो? बहुत सारे, बहुत सारे। आपने जो शुरू-शुरू में बात कही थी कि क्या पॉलिटिक्स सर पे चढ़ती है या नहीं चढ़ती है, तो पॉलिटिक्स के प्रोज़ और कॉन्स बहुत सारे हैं जो शायद आम जनता को वो कनेक्ट नहीं कर पाते। हुँ, जैसे अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल ही दूँ छोटा-सा, तो मैं बहुत कुछ एज़ नॉर्मल लड़का या यंगस्टर या फिर कॉलेज आउट हुआ या स्कूल आउट हुआ, बहुत कुछ नहीं कर पाता था, जो मेरे बाकी दोस्त कर पाते थे। क्योंकि मेरे एक अपने फैमिली रूल्स और एक अपना सेटअप था कि मैं उस दायरे के बाहर नहीं निकल सकता था। और मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो उस दायरे के अंदर नहीं आ सकते थे। तो वो हमेशा से एक आपका एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है कि वो हर एक के साथ होती है। वो सिर्फ़ मेरे पॉलिटिकल नहीं, वो आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ भी हो सकती है कि आपके जो फैमिली रूल्स हैं, जो आपके हाउस रूल्स हैं, आप उसके बाहर नहीं जाएँगे। मैंने एक वैसे रिसर्च करी है आपकी, आपके बैकएंड पे मैंने आपके फ्रेंड से भी कॉन्टैक्ट किया है, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया आपके स्कूल का था। वो स्कूल में आप कोई गाड़ी लेके गए थे। कौन-सा किस्सा है? बड़े सारे किस्से हैं स्कूल में मेरे। तो हाँ, मैं एक बार लेट हो रहा था स्कूल के लिए, तो मैं गाड़ी लेके चला गया। तो गाड़ी लेके चला गया तो वो अ, गाड़ी क्योंकि लेट हो रहा था तो पार्किंग की स्पॉट नहीं मिला मुझे। हुँ। तो और स्कूल का गेट बंद हो रहा था। तो मैं थोड़ा-सा स्कूल के गेट के आगे ही थोड़ी-सी पार्क करके और मैं भाग गया अंदर। गार्ड ने रोका भी बट मैं रुका नहीं, क्योंकि उस दिन ना एक यूनिट टेस्ट भी था। मंडे टेस्ट होते हैं ना, वो था। तो पार्क करके अंदर चला गया, तो 15-20 मिनट बाद जो सेकंड लॉट जो जूनियर विंग का आता है, वो आया तो मेरे आई थिंक हेडमास्टर जो थे, बत्रा सर, वो नाम याद है उनका। बत्रा सर आए तो बत्रा सर ने मेरी गाड़ी का नंबर बोला कि ये गाड़ी किसकी है? मैंने कहा सर मेरी है। कहते गाड़ी हटाओ। तो मैंने हटानी पड़ी मुझे। तो उन्होंने चाबी दे दी प्रिंसिपल को, ये प्रिंसिपल तेरे को देगा, देंगे मतलब चाबी। मैंने कहा अच्छा जी। तो प्रिंसिपल साहिबा के पास गया, तो उनको मैंने कहा कि मैम माय कीज़। तो शी सेड कि द कीज़ विल बी गिवन टू योर पेरेंट्स। तो गाड़ी आप तब घर लेके जा सकते हो। तो मैंने कहा, "हम गाड़ी तो घर जा चुकी है।" कहते, "कैसे गई?" मैंने कहा, "मैम डुप्लीकेट की से चलेगी, वो तो ड्राइवर आया लेके चला गया। तो चाबी अब आप रखना चाहते हो तो रखो।" क्योंकि मैं थोड़ा शरारती था एंड आई सेड कि स्कूल में शायद शरारत जायज़ भी लगती है, जी, अगर आप बिल्कुल, अपनी हदों में रहो तो बिल्कुल। ठीक है। तो वो एक 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 किस्सा है। मैं ज़्यादा डिटेल में उसके बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि शायद आर्ट टीचर अगर वो मेरी देख ले तो आज भी डाँटे, आज भी मारे। गाड़ियों के आपके बहुत किस्से मैंने सुने हैं। कुछ शौक मुझे लगता है ज़्यादा गाड़ियों का है। मुझे गाड़ियों का, बाइक्स का
शौक है। गाड़ियों का भी आपके पास रिसर्च करा है। लग रहा है, लिख रहा है, लग रहा है, लग रहा है। मैंने आपकी गाड़ियों की कलेक्शन देखी है जी, और मुझे नहीं पता, वो शायद इत्तेफाक भी हो सकता है कि मैंने सभी गाड़ियों में एक कॉमन नंबर देखा है 72। जी। उसके पीछे का कोई रीजन है लेने का? आपका लकी नंबर है, क्या है वो? एक्चुअली इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे आई थिंक पापा ने फॉर्च्यूनर ली थी। तो फॉर्च्यूनर उस टाइम पे एज टैक्सी भी मानी जाती थी। इनोवा और फॉर्च्यूनर जो 7-8 सीटर्स होती थी तो उनको टैक्सी मान लिया जाता था। तो वो हर पहले वो टोल होते थे ना, नाकाज होते थे, नाका जिसके हम्म ऊपर वो जो बंदे खड़े होके टोल काटते थे। हम्म तो उसके ऊपर रोक ली जाती थी, उनको लगता था ये प्राइवेट टैक्सी है। तो छोटा नंबर लेना मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि छोटा नंबर ले लो, तो वहां पे आपका टोल मतलब आप यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम्स। वो वीआईपी हाँ, कल्चर वीआईपी में आ नंबर हो जाता है। जाएगा कि हम्म वो 00 में नंबर आ जाएगा या 000 में ले लो जो भी। तो वो ले लेते हैं। तो मेरे को 2-3 नंबर किसी मतलब आरटीओ से मेरे को बंदे ने भेजे कि ये विपुल नंबर अवेलेबल हैं। तो मेरे को 0072 पसंद आ गया। तो मैंने वो ले लिया। वो लिया तो उसके कुछ महीने बाद हम्म, एक पापा ने मर्सिडीज ले ली। हम्म तो मर्सिडीज का जब आया तो फिर मैंने पापा को कहा, मैं कहा पापा मर्सिडीज लिए, इसके लिए तो अच्छा नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो जायज भी है यार। बिल्कुल। तो फिर उसका नंबर भी 0072 ले लिया। जब ये दोनों नंबर 0072 हो गए, फिर जब थोड़े टाइम बाद मेरी गाड़ी चेंज करने की बारी आई तो फिर मैंने उसका नंबर भी 0072 ले लिया। ये करते करते 0072 मेरी सारी गाड़ियों के नंबर हो गए। इत्तेफाक की बात देखो, ये नंबर भी बड़ा अच्छा लगा, मेरे को बड़ा सूट भी किया, एज यू से कि लक भी बड़ा हम्म लकी रहा हमारे लिए नंबर। फिर मैंने रॉयल एनफील्ड की एजेंसी ली। उसका जब मैंने प्लॉट लिया तो वो प्लॉट नंबर भी 72 था। तो कोइंसिडेंट की बात है, कोई ऐसा नहीं है कि वो आई थिंक गॉड गिफ्टेड है कि 72 हमारा नंबर हो गया, एक पहचान हुई पानीपत के अंदर। जब लोग हम 72 नंबर देखते हैं तो उनको बुल्ले शाह जी याद आते हैं। आपके पास एक बहुत पुरानी गाड़ी है ना। वो मैंने जब देखी तो उसके बारे में क्यूरियोसिटी हुई कि वो एक्चुअली किसकी गाड़ी है वो? वो कुंवर शाह जी की गाड़ी है, जो हमने एज प्राइज पोजेशन, हमारा जो मेरा दादाजी का जो मेरा प्राइज पोजेशन है वो हमने रखा हुआ है। और वो वो एज अ फर्स्ट गाड़ी है या वो? नहीं, उनकी बहुत सारी गाड़ियां थी बट उनकी एक हम्म गाड़ी जो अ, उनको सबसे बढ़िया प्यारी थी। हाँ, मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि जो उनकी जिसमें वो चलते थे बेसिकली, जिसमें उनके पास दो गाड़ियां थी, एक ये जीप थी और एक सिडान थी। आई थिंक सिडान फिएट थी या एम्बेसडर थी। तो वो जब शहर में जब वो निकलते थे तो वो जीप में निकलते थे। ये अब तो इसको हमने कवर करा दिया, पहले हम्म शायद ये खुली हुई जीप थी। और ये वो हाथ में अपना, पुराने जमाने में बुजुर्ग जो थे वो अपने हाथ में डंडा रखते थे, वो अपना डंडा रख के अपनी एक जीप ना पैर बाहर रख के चलते थे और अपने रुतबे से चलते थे। अच्छा। तो हम सुनते हैं, तो वो जीप है उनकी, वो जीप हमारी चलती है। वो 10 क्या नाम है, पेट्रोल पेट्रोल इंजन है उसका, ओरिजिनल हम्म इंजन, ओरिजिनल चेसिस है। तीन हम्म ही गियर है उसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा। हाँ, तो आप उसको भगा नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पे ना तो सड़कें थी और ना इतने हम्म लोगों में जल्दी होती थी लोगों को। आज की में तो लोग गाड़ियां उस टाइम भगाते हैं। 3 ही गियर होते तीन ही थे। गियर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ आपका गियर था रिवर्स का। अच्छा। उसका जो पहला गियर है वो पीछे लगता है, जहाँ हम्म पे सेकंड लगता है वो उनका फर्स्ट गियर है। अच्छा। सेकंड गियर थर्ड की जगह और फोर्थ की जगह थर्ड गियर। और जो फर्स्ट है वो एक्चुअली रिवर्स गियर है। हम्म तो वो पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है, जीप व्हीलीज है, जीप है उनकी, वो हमारे पास आज भी खड़ी हुई। और कभी कभी पापा सुबह सुबह निकाल लेते हैं और कभी कभी मेरा भी मन करता है तो मैं उसमें बैठ जाता हूँ, डर लगता है चलाते हुए। रनिंग में है अभी भी वो? हाँ हाँ, बिल्कुल रनिंग में है, एब्सोल्युटली मिंट कंडीशन में है वो कुछ अभी गाड़ी। सरकार की कंडीशंस हैं कि 10 साल पुरानी को इम्पाउंड भी कर सकते हैं। कर सकते हैं तो उस सरकार तो फिर पहले जो सरकारी गाड़ियां हैं पहले वो इम्पाउंड करे। जो ट्रक चल रहे हैं, बस चल रही हैं, जो सरकारी गाड़ियों के सामने स्कॉट चलती हैं, जिप्सियां, हम्म पहले वो इम्पाउंड करे। शाह फैमिली का जिक्र हुआ है तो मेंबर्स लाइक शाह फैमिली में कितने हैं अभी? बहुत मेंबर्स हैं यार।
बहुत एक मेंबर्स। एक ही इन हाउस है या नहीं, अभी? सब अपने अपने घरों में रहते हैं हम्म। और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। व्हेन आई वाज सर्चिंग कंटेंट ऑन यू, सो मुझे एक और चीज जो सुनने को मिली कि जो आपके फादर साहब हैं और जो आपके ताया जी हैं, आपके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं? देखो, फैमिली की बातें बहुत सारी फैमिली के अंदर रहें तो मेरे हिसाब से वो अच्छी रहती हैं, क्योंकि हम वैसे ही बहुत एक पब्लिक फिगर, पब्लिक फैमिली हैं। तो जो एक प्राइवेट अफेयर होता है वो आई थिंक प्राइवेट ही रहना चाहिए। और अ, क्या कैसा रिलेशन है या नहीं है, वो फैमिली को ही पता है। आई थिंक ना लोगों को पता लगने की ज़रूरत है, और आई डोंट इवन थिंक कि मेरे को उसके ऊपर बात करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे शाह फैमिली का एक फैमिली बैकग्राउंड रहा क्या है? ओरिजिनेटेड कहाँ से शाह फैमिली की, आपको याद है कहाँ से शुरुआत है? को मतलब जो हमने सुना है, जो हमारे को अपने घर की हिस्ट्री पता है, जो अपने पेरेंट्स से, जो अपने हमारे फैमिली कनेक्ट से पता है, वो तो यही है कि हम लोग ननकाना साहिब से आए थे। हम ननकाना ननकाना साहिब। साहिब जो पाकिस्तान में है, हम्म। जो पहले हिंदुस्तान था, तो वो हिंदुस्तान का पार्ट है ननकाना साहिब, जहाँ पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। हम्म। वहाँ पे उनका जो गुरुद्वारा है, उसके बिल्कुल बाहर, आई थिंक 2-3 किलोमीटर बाहर हमारा वहाँ पे जो पुश्तैनी घर था, वो शायद आज भी है वहाँ पे, वो घर एज इट इज़। तो ननकाना साहिब से हम 1947 में पाकिस्तान से, उस फिर जो पाकिस्तान हो गया वो वहाँ से फिर हम इंडिया आ गए। और पहली बार अ, मेरे को कंफर्म नहीं है, शायद हम अमृतसर या फिर लुधियाना, हमारा पहला स्टॉप वो था। हम 7-8 महीने वहाँ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग पानीपत, हमारे को ज़मीनें अलॉट हो गई, क्योंकि उस टाइम पे ज़मीन अलॉट होती थी। दिल्ली का आपने जिक्र किया था, आपका जन्म दिल्ली में हुआ था। मेरा दिल्ली में हुआ था। मेरा दिल्ली में हुआ था। तो वो वहाँ पे हम लोग जब फिर पानीपत आ गए, हमारे को ज़मीनें पानीपत अलॉट हो गई, तो हमारे ग्रैंडफ़ादर पानीपत में आके उन्होंने सारों को सेटल किया। फिर जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हैं, लेट श्री नथु शाह जी, नथु शाह जी हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे, क्योंकि वो उनका सारा, उनका जो एम्पायर था, जो उन्होंने खड़ा किया था, जो उनके यारी दोस्ती थी, जो उनका मिलनसार लोग थे, क्योंकि ये सिर्फ मेरी फैमिली से नहीं स्टार्ट हुआ, या मेरे डैड से या मेरे ग्रैंडफादर से, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी पॉलिटिकली बड़े हम्म। कनेक्टेड आदमी थे। हम्म। वो अपना सिस्टम छोड़ के इंडिया नहीं आना चाहते थे। फिर उनको जब यहाँ पे मेरे दादाजी ने, स्वर्गीय हुकूमत राय शाह जी ने, जब यहाँ पे अपना सारा सेटल कर लिया, सारे बच्चे सेटल हो गए, वो खुद सेटल हो गए, फिर वो जाके नथु शाह जी को लेके आए। तो जब वो लेके आए उनको, तो आप मानोगे नहीं, उनका सराना तक पानीपत आया था। उनके उनकी एक भी ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं छोड़ी थी उन्होंने, और ना उनके दोस्तों ने, वो सब उनको यहाँ छोड़ने आए थे। अ, कब की बात है ये? आई थिंक लेट 47-48। उस टाइम ट्रांसपोर्ट का क्या? बुलक कार्ट्स होती थी, ट्रक्स होते थे, ट्रेन्स होती थी, उन्हीं में आया करते थे। उस हम्म। टाइम पे तो गाड़ियाँ, एयरप्लेन तो आना जाना मुश्किल ही था। हम्म। तो बुलक कार्ट्स थी और ट्रक्स थे और ट्रेन्स थी, उन्हीं के अंदर वो आते थे, जो हमने सुना है। और जाहिर-सी बात है कि 1947-48 में जब इतना तनाव था दोनों देशों के अंदर, तो आना-जाना बड़ा मुश्किल था। हम्म। बट ऊपर वालों की रहमो करम से सारा परिवार बिना किसी हादसे के यहाँ आ गया। इधर जाता है उधर, उसका कोई वेट नहीं होता। अब घर बनाओ तो पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, कंकड़ की नहीं। तो हम लोग के साथ जो हमारे ग्रैंडफ़ादर ने जो एक नींव रखी पानीपत की, इस पानीपत को पानीपत बनाया, औद्योगिक नगरी बनाया, वो कांग्रेस की देन थी। उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफ़ादर जब एमएलए बने पहली बार 72 में, तो इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। हम्म। तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, और इंदिरा गांधी जी के और मेरे ग्रैंडफ़ादर के बहुत अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने उस टाइम पे अ, शायद हुकूमत शाह जी को एक मिनिस्ट्री ऑफ़र करी थी हम्म। कि आप मिनिस्टर बन जाओ।
तो मेरे और एनएफएल जो हमारे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये शायद किसी और सिटी के अंदर शिफ्ट कर रहे थे या थे कहीं और ही बना रहे थे। बिकॉज माय ग्रैंडफादर जो मेरे दादाजी हैं थे, वो बहुत विजनरी थे। उनका विजन बहुत दूर का था। तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को कहा कि आप मंत्री किसी को भी बना दो, एनएफएल पानीपत में दे दो। क्योंकि उनको भी पता था मंत्री तो सिर्फ 5 साल के लिए होता है, दोबारा लड़ोगे, करोगे, जीतोगे, हारोगे, तो भाग्य का खेल। बट एनएफएल एक बार लग गया तो हम्म। ये नहीं हटना। आज देखो, 1972 का एनएफएल लगा हुआ, 72 से 77 के बीच का नींव रखी हुई, और आज हम 2024 में बैठे हैं। लगभग 50 साल होने को आए हैं। आज भी यहाँ पे है ना एनएफएल। मेरी हम्म। जनरेशन भी जानती है, आने वाली जनरेशन भी जानेगी। सो बेसिकली अपना पर्सनल मोटिव छोड़कर उन्होंने शहर का सोचा, शहर और के लिए। वही वही मेरे हिसाब से सेवा वही बनती है। डेफिनेटली आज एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है वहां से। 100%। पानीपत को इतना रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू। आज हरियाणा के अंदर सेकंड बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सिटी अगर कोई है तो पानीपत है। हम्म। मैं नहीं कहता कि वो सिर्फ एनएफएल की वजह से, बट ऑफ कोर्स एनएफएल इज अ पार्ट ऑफ इट। सबसे बड़ा नाम जो पानीपत में आता है शाह फैमिली से, वो बुल्ले शाह जी का ही आता है। जी। तो हमने बहुत जगह देखा है कि अगर कहीं ईद फेस्टिवल है तो वहाँ पर वो फ्रंट में रहते हैं। अगर बात करें गुरुपुरब है तो वहाँ पर वो फ्रंट में रहते हैं। मंदिर है तो वहाँ फ्रंट पे रहते हैं। तो ये मिक्सअप माहौल जेन्युइन, इसमें सच्चाई क्या है? देखो, अ, मेरे हिसाब से मंदिर में जाने में या मस्जिद में जाने में या चर्च में जाने में या गुरुद्वारे में जाने में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हो कि वो हमेशा फ्रंट पे रहते हैं, हम्म। ये तो वो लोग हैं ना जो शाह जी को बुलाते हैं। तो उसमें भेदभाव कहाँ? वो बुलाते हैं, हम जाते हैं, और हम तो अपने फर्ज से जाते हैं। गुरपूरब है तो हम सबसे पहले जाएंगे, चाहे वो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम्म। और अगर चाहे वो अगर दिवाली है तो हम मंदिर में जाएंगे, वो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जब कोई ओकेजन होता है, जब कोई मंदिर के अंदर कोई फेस्टिवल अगर वो मनाते हैं, कोई पूर्व मनाते हैं, तो पानीपत के अंदर एक प्रथा है चीफ गेस्ट बुलाने की। तो वो चीफ गेस्ट बुलाते हैं तो हम जरूर जाते हैं। वरना हम भगवान के सामने तो मत्था टेकने तो रोज ही जाते हैं। बिल्कुल। बिना मत्था टेके तो हम घर से भी नहीं निकलते। हर धर्म से इतना सपोर्ट मिलता है। सो कहीं ना कहीं 2014 से वो सपोर्ट मिल रहा है, बट उसके बावजूद भी हम इतना पीछे हैं। इसका कोई मेन रीजन क्या हो सकता है? 2014 वाज अ वेरी डिफरेंट चैप्टर। 2014 वाज वेरी डिफरेंट। 2014 के अंदर जो हुआ वो एक समझने वाली चीज है हम्म। कि क्यों 2014 हम हारे, जबकि हम 2000 सन 2000 से हम जीतते हुए आ रहे थे। तो हम 14 साल बाद क्यों हारे? और उससे पहले भी हम लोग 91 जीते, 97 हम हार गए थे, फिर 2000 जीते, 2005 जीते, 2009 जीते। उससे पहले हम 87 जीते, 87 से पहले हम 72 जीते। 6 बार हमारी फैमिली ने एमएलए की पोस्ट देखी है, एमएलए की पावर देखी है। एक आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव रहे हो। ये तो सिर्फ मेंबर ऑफ एमएलए की बात है। उससे पहले भी मेरे ग्रैंडफादर वाज इन पॉलिटिक्स। ही वाज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन हियर। ही वाज अ मेंबर, ही वाज एट अ हायर पोस्ट। तो 2014 में हम जब हारे, उसके कई कारण थे। आई थिंक सबसे बड़ा और मेन कारण था, एक एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत सालों की, तो वो थी। दूसरी, मोदी वेव। मोदी वेव हम्म। बहुत स्ट्रांग थी पूरे देश के अंदर। जब एक नारा चल गया था कि अब की बार मोदी अब की सरकार, बार मोदी सरकार। वो एक बहुत बड़ा था। और कुछ इंटरनल फैक्टर्स ज़रूर थे जो मैं शायद नहीं आप लोगों को पब्लिकली बता पाऊंगा, बट यस, बहुत सारे फैक्टर्स थे। मगर मैं फिर भी पानीपत की जनता का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 2014 में भी हमारे को 2009 से ज़्यादा वोट दिए। हारे हम, हम्म। डबल मार्जिन से हारे, कोई में कोई शक नहीं है। मगर फिर भी उन लोगों का विश्वास बुल्ले शाह जी के प्रति ज़्यादा रहा।
और 39,000 फ्यू वोट्स हम हुँ, लोगों को मिले, whereas पहले हमारे को थोड़े से कम मिला करते थे। तो वो तो कोई और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सबको पता है। 2014 के बाद हम जब इलेक्शंस आए 2018 के, पहले मेयर चुनाव आया। मेयर चुनाव के अंदर मैं आज भी ये मानता हूँ, तब भी ये मानता था कि वो कंप्लीट और कंप्लीट धांधली थी हुँ, अ, सरकार की तरफ से। जिस तरीके से वो चुनाव हुआ, जिस तरीके से वो ईवीएम्स लगी हुई थी कि 2 ईवीएम का वोट 1 ईवीएम में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर आप वोट कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब आप मैनिपुलेट भी कर सकते हो। अगर आपके 2 मशीन के अंदर आप वोट पंच कर रहे हो और थर्ड मशीन काउंट कर रही है, तो दैट मीन्स इट इज़ गेटिंग ट्रांसफर्ड। उसमें उस टाइम पर शायद केस भी केस करा हुआ है, किया आज हुआ तक है। लड़ रहे हैं। हुँ, हमारे वकील लगे हुए हैं, हमारे जो उस टाइम के कैंडिडेट्स थे कॉरपोरेशन के, वो लगे हुए हैं। देखो मैं तो यही मानता हूँ कि तो जो हमारा घर है, जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दे विल डू जस्टिस। हुँ, चाहे देर है सवेर है, बट आएगा ज़रूर। जो भी होगा दिखा जाएगा। तो उस टाइम पे फिर एक वो नोशन था कि सारे के सारे पार्षद बीजेपी के जीत गए, और फिर 2019 का फॉर सम रीजंस शाहजी डिड नॉट stand for the elections for some internal political reasons। तो हम कभी भी, मगर आप ये देखो कि कभी भी इतना कुछ होने के बाद हुँ। इंटरनली एक्सटर्नली वरिंदर शाह जी कभी भी बैकफुट पे नहीं गए। वही मैं लाइक इलेक्शंस में आना ना आना डज़न्ट मैटर, लेकिन उनका जो नाम है ना वो कभी पीछे नहीं आया। वो कभी हमेशा बुले शाह हर इलेक्शन में, चाहे वो उनके लिए हो या ना हो, वो नाम हमेशा सुनने को मिला है पानीपत में बेसिकली। वो हमेशा रहेगा, हुँ, वो हमेशा रहेगा, क्योंकि अ, ना पहले, ना कभी आगे, ना आज, उनके बिना पानीपत का इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। अभी जैसे 2014 की बात करें, 24 की बात करें, तो 10 सीट में से ऑब्वियसली 5 आई हैं। कांग्रेचुलेट टू कांग्रेस, क्योंकि थैंक यू। एज़ कंपेयर लास्ट टाइम 0 100%। थी, तो अब यस। वो 5 पर आए हैं। 50% आपने एमपी भेजे हैं संसद में। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं कि अब लोग कांग्रेस में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, या जिनको बीजेपी को वोट नहीं करना था, वो इस वजह से वोट आए हैं? नहीं, बीजेपी में बिलीव करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। जितने जुमले थे सब तो सामने आ गए, और हुँ, उन्हें खुद ही माने कि हमने जुमले फेंके हैं। हुँ। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये अमित शाह जी के अमित शाह ने वर्ड्स हैं बोला। कि तो जुमला था 15 लाख वाला। हुँ, अगर आप तब से स्टार्ट हो जाओ 2014 से, उसके बाद उन्होंने कितनी योजनाएं ऐसी बनाई जो अ, किसान के खिलाफ, पहलवान के खिलाफ, जवान के खिलाफ हुँ, रही। चाहे वो अग्निवीर योजना है, चाहे वो 3 कृषि काले कानून हैं, हुँ, चाहे वो पहलवानों की हक की लड़ाई है। जिस तरीके से हम इस बीजेपी सरकार ने नारा दिया था, मेरे को ध्यान है 2015 में, अम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत आए थे, पानीपत से उन्होंने बयान दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हुँ, और रिफाइनरी के अंदर उस टाइम पे उन्होंने एज ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित लाई थी। तो उन्होंने यहाँ से एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर उन बेटियों के साथ जो न्याय मांगती रही हमारी पहलवान, जंतर मंतर पे लड़ती रही अपने हकों के लिए, उनके साथ क्या किया? एक दो शब्द हमारे प्रधानमंत्री ने अपने घर के बाहर जाके नहीं बोले, हुँ। उनसे मिल लेते, उनकी बात सुन लेते। किया क्या आप लोगों ने? कुछ नहीं। तो वो फिर जवानों के लिए, जवान यहाँ से सवा साल 700 प्लस शहीद हुए। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक कोई दो संवेदना के कोई शब्द नहीं निकले। उनके छोड़ो, हमारे हरियाणा के कोई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री, किसी के लिए निकले, किसी ने जाके उनसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे को तकलीफ क्या है? हुँ, किसी ने बात करने की कोशिश ही नहीं करी। इतने शहादत हुई इतनी, किसी ने एक फूल नहीं चढ़ाया उनकी तस्वीर के ऊपर। ये कहते हैं हम उनके हक के लिए लड़ाई करते हैं, हक के लिए हम उनके लिए हैं। कुछ नहीं है, जुमलेबाजी है। और सरकार से ना लोगों का हरियाणा में मोह भंग हो चुका है। और ये मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त। अभी हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि कहीं न कहीं तैयारी है फिर आगे? 100% तैयारी है। आज चुनाव कराओ, हम आज भी तैयार हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। गांधी परिवार और शाह परिवार के कनेक्शन एक्चुअल में कहाँ है क्या? कहाँ से शुरू और कहाँ अभी तक तो क्या हमारी चल ना रहे हैं? हिस्ट्री बड़ी लंबी है। वक्त लगेगा आपको मेरे बहुत को समझने में। नहीं, एक्चुअली सच बताऊं तो पॉलिटिक्स से ज्यादा मुझे शाह फैमिली में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च करी है, जितने आपके फ्रेंड सर्कल से पूछा है, तो सब ने कुछ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपके बताई है। तो मुझे वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। देखो, पॉलिटिकली शाह फैमिली हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है, ये तो सबको पता है। हम्म, शाह फैमिली का नाम इतना बड़ा कांग्रेस की वजह से हुआ। कांग्रेस कहने में शायद कोई हर्ज नहीं कि पानीपत के अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान अ, लोगों का तो है ही है, हम्म। पर उसको रखने में शाह फैमिली का बड़ा नाम, बड़ा काम रहा, बड़ा उनकी सेवा रही। 1960s में इंदिरा गांधी जी और मेरे दादाश्री हुकूमत राय शाह जी से शायद उनके संबंध बने, और देन दे बिकेम वेरी क्लोज। तो 60s के अंदर जब पहली बार, 70s में पहली बार इंदिरा गांधी जी पानीपत आई, तो जब वो पानीपत आई तब मेरे ग्रैंडफादर ने उनको करेंसी नोटों के अंदर तराजू पे बिठाकर तोल दिया था। करेंसी नोटों में? करेंसी नोटों में, नॉट कॉइन्स, नोट। तो कोई आज सोच भी नहीं सकता है कि इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, द हम्म। स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन दैट इंडिया हैज एवर सीन, और द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इंडिया हैज एवर सीन, उनको आप तराजू में बिठा के और तोल दोगे, और वो भी जनता के बीच में। वो मगर उन्होंने, हैट्स ऑफ टू हम्म। मैम गांधी, दैट शी अग्रीड, और उन्होंने, वो बैठ गए और उनको तोला गया। और शायद पिक्चर भी है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर उनको तोल दिया गया। और आई थिंक वो एक, शायद उस टाइम पर सोशल मीडिया होता तो। हाँ, वो कहते हैं ना, ब्रेक द इंटरनेट। तो वो इंटरनेट शायद ब्रेक हो जाता, हम्म। और शायद मैं अगर आज भी वो पिक्चर पोस्ट कर दूं, मेरे पास है, तो शायद हम्म। हो जाए। मगर ये जो पूरा सीन जो मैंने आपको बताया है, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। एआईसीसी की हिस्ट्री बुक्स के अंदर भी ये लिखा हुआ है कि इस डेट पे, इस दिन इंदिरा गांधी जी को हुकूमत राय शाह जी ने करेंसी नोटों में तोला था। और आई थिंक वो एक ही बार उनकी जिंदगी में शायद, हम्म। मेरे को लगता है, हुआ होगा। फिर उसके बाद वो और टर्म्स अच्छे होते गए। फिर इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लग गई तो इमरजेंसी के अंदर हुकूमत शाह जी भी अरेस्ट हुए, वो करनाल जेल में रहे। उसमें वो मुझे वो लस्सी वाला किस्सा जानना है। वो क्या था एक्चुअल में? लस्सी वाला किस्सा तो ऐसा नहीं है, बट ये एक प्रथा है जो हमारे घर में आज तक चली आ रही है कि जब भी हमारे घर में सुबह कोई आता है, हम्म। क्योंकि एक आप पॉलिटिकल फैमिली से हो, तो जाहिर है कि आप लोगों के घर पे, आपके घर पे लोग आपसे मिलने, आपसे काम हम्म। करवाने, वैसे भी यारी दोस्ती में लोग तो आएंगे ही। तो हमारे सबके जो पुराने ऑफिसेज थे, जो आज का भी ऑफिस है, वहां पे आज तक भी सबसे पहले, पानी से पहले लस्सी सर्व होती है। क्यों होती है? क्योंकि घर की लस्सी हमेशा सबको पसंद आती है, और पंजाबी फैमिली है यार, तो खाते पीती फैमिली है अपनी, भगवान की कृपा से अपनी गाय रखी हुई है, तो दूध आता है तो लस्सी बन जाती है, सबको वो सर्व होती है। क्वांटिटी कभी कम नहीं रही? भगवान ने आज तक तो नहीं करी, और भगवान करे कि क्वांटिटी हमेशा बढ़े, कि ये तो एक सेवा है। तो ठीक है, घर पे आए मेहमान को तो आप पहले ही सब कुछ जो घर में होता है परोसते हो। तो वो ठीक है, लोग आते हैं हमारे, जो जानने पहचानने वाले जो शहर के लोग हैं, या बाहर के भी जो आते हैं, तो उनको हम लस्सी पिलाते हैं। ये हमारे घर की एक प्रथा है। तो इमरजेंसी जब लगी, तो इमरजेंसी में शाहजी करनाल जेल गए, उनको लेके
जाया गया तो वहां पे जेलर साहब ने कह दिया आपको अंबाला जाना पड़ेगा, क्योंकि करनाल जेल फुल था। तो उसके अंदर फिर उन्होंने कहा कि मैं करनाल छोड़ के अंबाले अगर मैं जाऊंगा, पहले ही इतना दूर है, तो जो लोग मेरे को मिलने आएंगे वो कैसे आएंगे अंबाले तक। तो रोज सुबह आने और लोगों ने रुकना नहीं, क्योंकि जो हम सुनते हैं वही सुनते हैं। जब शाहजी जब पुलिस वैन में बैठ रहे थे या उस बस में बैठ रहे थे, तो काफी हद तक वो बस फुल हो चुकी थी। रादर देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो बाहर खड़े थे, कि वो भी शाहजी के साथ अरेस्ट होना चाहते थे, क्योंकि शाहजी जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। उनका उनका लगाव था पानीपत के लोगों के साथ, पानीपत लोगों का उनके प्रति। तो वहां चले गए, तो वहां पे फिर उनको बोला गया कि नहीं, आपको चलो हम करनाल, आपको हम जगह दे देते हैं। तो वहां पे जब सुबह लोग लोग मिलने जाते थे, तो वहां पे भी उन्होंने एक ही बात बोली हुई थी कि भैया मेरे यहाँ पे सुबह जितने भी है लस्सी दूध मक्खन और जो भी ड्राई फ्रूट्स है या जो भी है वो सारा यहाँ पे लोगों को खिलाया जाए। तो आई थिंक बुल्ले शाह जी की वो ड्यूटी लगाई गई, दादाजी ने पापा की ड्यूटी लगाई कि भैया तू संभाल। तो वो संभालते थे, तो सुबह जाते थे अपना यहाँ से सबको लेके। हम ये सुनते हैं जब वो वहां से रिहा हुए, जब वो वापस घर आ रहे थे, तो जो इनमेट्स थे वो बड़ा रोए कि शाह जी अब आप चले जाओगे तो हमारा यहाँ पे ना खातिरदारी नहीं होगी। तो ये फनी स्टोरीज हैं, सुनते हैं हम किस्से हाँ, उनके बारे में, अच्छे किस्से हैं कि जो हम आज जिस स्टेज पे खड़े हैं और जिस नाम को आज हम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, सब उनका कमाया हुआ है। हम्म, और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जनरेशन्स भी हमारी फैमिली की उस नाम को बरकरार रखेगी। जो एक बैठक लगती थी हम आपकी शायद दादा की लगती थी तो वो बैठक वाला क्या सीन था? वो पानीपत के बीच में लगती थी। नहीं, वो पानीपत के बीच में नहीं लगती थी, बट वो हमारा जब पुराना घर है शांति निवास इंसार बाजार के अंदर, वहां पे वहां बैठते थे वो घर के बाहर। तो उसके अंदर एक उनका मेरे ग्रैंडफादर का, ग्रेट ग्रैंडफादर का एक हमेशा से रहा है कि जब भी कोई बच्चा उनको क्रॉस करके जाता था, हम्म, तो उसको वो उस टाइम पे चवन्नी अठन्नी दिया करते थे खर्ची के लिए। हम्म, तो बच्चों का बड़ा लगाव हो गया था उनके साथ। तो जब भी बच्चा घर जाता था या फिर स्कूल जा रहा होता था या कहीं जा रहा होता, तो उसको वो देते थे, चाहे वो कोई। इट वाज फॉर एवरीवन। इट वाज लाइक अ ट्रीट, हम्म, एवरी डे ट्रीट टू एवरी चाइल्ड दैट क्रॉस्ड। तो ट्रीट थी बैठक। तो क्योंकि पहले जमाने में जितने भी बड़े बुजुर्ग होते थे, वो अपनी खाट पे ही बैठते थे, और अपनी खाट अपनी ठाट हम्म। वाला सिस्टम आज भी अगर गांव में आप चले जाओ, तो वहां पे आपके जो चौधरी होंगे वो अपनी खाट पे बैठते हैं अपना हुक्का लगा के। तो यहाँ पे वो अपने शहर में वो बैठते थे। यही था, और तो कोई ऐसा नहीं। शाह फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो रहा ही है, बट पॉलिटिक्स एज अ इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके अलावा जो बिजनेस है वो शाह फैमिली कहाँ कहाँ रन करती है? अर्निंग सोर्स ऑफ बेसिकली अगर मैं पूछ सकता हूँ तो जरूर अर्निंग बताइए। सोर्स तो ऐसा मतलब हम लोग मेरे ग्रैंडफादर ने पहले जमींदार थे वो। तो खेती करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जब हम यहाँ पानीपत आए 47 में, तो हमारे को ज़मीनें अलॉट हुई थी। हम्म, तो बोली गांव, जो आज जिसको हम रिफाइनरी के नाम से जानते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे दादाजी के नाम पे अलॉट हुआ था। तो उस ज़मीन वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। फिर उसके बाद मेरे फादर ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया, हम्म, जो रॉयल ट्रांसपोर्ट के नाम से फेमस है। आज भी काफ़ी लोगों को उसके बारे में पता होगा। वो मेरे मेरे फादर ने स्टार्ट किया इन 70s 80s, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर 92 में उन्होंने उससे डाइवर्सिफाई करके देन ही वेंट इनटू टेक्सटाइल, क्योंकि पानीपत औद्योगिक औद्योगिक शहर था, टेक्सटाइल हब था, हम्म, एंड देयर वर मच बिगर अपॉर्चुनिटीज देयर। तो एचआरएस फाइबर्स लगाई हमने, मेरे फादर ने। फिर जब मैं आया 2012 13 में, फिर हमने ये होटल बनाया, एचआरएस होटल हाइव के नाम से।
देन 2020 में मेरे को अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी मिली रॉयल इनफील्ड के लिए, कि मेरे को डीलरशिप मिल गई। तो वो इसका शायद एक किस्सा था रॉयल एजेंसी लेने के पीछे। एजेंसी लेने के पीछे दो किस्से हैं। एक किस्सा ये है कि मेरे को बाइक का शुरू से बड़ा शौक था। हुँ। तो मैं कभी कभी पापा से छुप के बाइक चला लिया करता था, कभी ट्रिप्स पे राइड्स पे चला जाया करता था अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। बट मेरे को वो लेने नहीं देते थे, कभी भी परचेज नहीं करने दिया उन्होंने। फिर चलो, अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने एजेंसी ले ली। बिल्कुल। एक किस्सा ये है कि मेरे को वो मिली कैसे। वो मिली मेरे को ऐसे, इत्तेफाक था कि मैं होटल बैठा हुआ था, और ऊपर एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे थे, और काफी पानीपत के मेरे भाई, मेरे दोस्त काफी सारे आए हुए थे, और मैं उनको जानता हूँ, पहचानता हूँ, मेरे दोस्त हैं। बट मेरे को ये समझ नहीं आ रही थी ये सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट। दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो हुँ। ऐसा भी नहीं था कि एक टाइप के बैकग्राउंड के लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई उनकी मीटिंग होगी, सारे अपने अपने अलग अलग उसमें थे। तो मैंने अपने जीएम को उस टाइम बोला, मैं कहा यार ये जो बंदा अंदर बैठा है कॉन्फ्रेंस रूम में, तो इससे मिल के आ, एंड आस्क हिम व्हाट इज ही डूइंग, एंड व्हाट आर दीज इंटरव्यूज अबाउट। तो उसने बताया कि रॉयल एनफील्ड का है। तो मैंने भी जाके अप्लाई कर दिया, एंड लक वुड हैपन, वो मुझे मिल गई। तो मेरे दोस्त जो वहां पे थे, उन्होंने मेरे को आज भी कई बार छेड़ देते हैं कि तू उस दिन शायद ऑफिस ना आया होता तो हमारे को मिल जाती। तो वो तो लक। बेसिकली वो एचआरएस दादा। एचआरएस हुकूमत राय शाह, हुँ। वो हमारे ग्रैंडफादर के नाम पे ही, हमारे अ, जितना भी हमने आज तक काम किया है वो उनके नाम पे किया है। हुँ। इट इज जस्ट a tribute, and it is just to keep the name alive, चाहे वो कुछ भी हो। उनका नाम जिंदा रहना चाहिए, वो उनकी चीजें लोगों को याद रहनी चाहिए। जैसे आपने आज पूछा कि एचआरएस का क्या मतलब है, हुँ। तो मैंने आपको आज बताया कि हुकूमत राय शाह, उनकी शॉर्ट फॉर्म है एचआरएस। तो हम जो भी नया काम करते हैं उनके नाम से करते हैं। जब इलेक्शंस हम कुछ भी बैनर हम देखते हैं वहाँ वीरेंद्र शाह जी नाम आता है। हाँ जी, बट उनका नेम जो पॉपुलर है वो बुल्ले शाह जी है। बिल्कुल। तो इनका निकनेम है बुल्ले शाह जी। बिल्कुल, इनका निकनेम, इनको लोग प्यार से बुल्ले शाह बुलाते हैं। इसके अंदर भी एक हमारे फैमिली के, जैसे आपने कहा ना, किस्से बहुत हैं। तो इनका नाम रखा गया वरिंदर शाह। और जब मेरे डैड का जन्म हुआ, जब बर्थ हुआ, तब अ, हुकूमत राय शाह जी के दोस्त आए, और उन्होंने कहा कि ये वरिंदर शाह नहीं, बुल्ले शाह पैदा हुआ है। बुल्ले शाह की अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, तो ही वॉज द बिगेस्ट सेंट हुँ। ऑफ एनी जनरेशन एंड ईयर्स टू कम, एंड आई फील वेरी प्राउड। आई सी व्हाट ही हैज डन विद द नेम। उनका जो नाम है, उन्होंने जो उस नाम की मर्यादा और उस नाम को कायम रखा, हैट्स ऑफ टू हिम। सिर्फ बुल्ले शाह जी के नाम के पीछे रिसर्च नहीं की मैंने। मैंने आपके फैमिली के नाम के पीछे भी जो शाह लगता है उसकी भी रिसर्च की है। जी, तो उसका भी एक किस्सा है आपके पास। वो ऐसा किस्सा है जी कि हमारे जो फोर फादर्स रहे हैं, अ, नथु शाह जी, मेरे मेरे ग्रैंडफादर हुकूमत राय शाह जी, उनके फादर नथु शाह जी, उनसे बड़े जितने भी मेरे फोर फादर्स रहे हैं, वो सारे लैंडलॉर्ड्स थे ननकाना साहब में। हुँ। तो क्योंकि जो बड़ा लैंडलॉर्ड उस जमाने में जो होते थे, उनको खिताब दिया जाता था। कोई चौधरी कहते थे, कोई कुछ कहते थे। तो हमारे को एक उन्होंने एक खिताब दिया था कि आप शाह हो। तो हमारे को शाह खिताब मिला था बहुत बहुत साल पहले, मतलब आई डोंट इवन नो कि कितने साल पहले, कितने 100 साल पहले हमारे को ये नाम खिताब दिया गया था। वेराज अगर फर्स्ट नाम अगर आप मेरा कहो, तो वो खरबंदा है। हुँ। तो अगर वो खिताब ना मिलता तो शायद विपुल खरबंदा लगता नाम। तो वो अब विपुल शाह है। पूरी फैमिली अब शाह हमारी यूज़ पूरी करती फैमिली है। शाह यूज करती है, शाही है। खरबंदा हमारा किसी भी
फॉर्म के अंदर या किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ऐसा नाम नहीं है। मैं आपको जनरेशन पुरानी बात बता रहा हूँ, मे बी 4-5 जनरेशन अगो, हम्म। मतलब आप मान लो 300-400 साल पहले शायद वो ऐसा था, जो हम सुनते आए हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं अपना जो हर एक का खाता होता है, अ, हरिद्वार जाओ तो हर एक के अपने अपने पांडु होते हैं, और वो आपका नोट रखते हैं। हम्म। तो जब हम उनमें जाते हैं तो भी हम अगर हिस्ट्री में चले जाएं, कहीं हिस्ट्री पीछे जाके, बहुत हिस्ट्री पीछे जाके दिखता है कि हाँ आपका फर्स्ट नेम खरबंदा था,